आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारे चारों ओर है, पर हम उस पर अक्सर ध्यान नहीं देते। ये तरल पदार्थों की दुनिया है। पानी, हवा, खून। शहद। हाँ, ये सब कैसे काम करते हैं? हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक तरह की फिजिक्स की गाइड है, लेकिन हमारा इरादा किसी इम्तिहान की तैयारी करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद तो उन छिपे हुए नियमों को समझना है जो इन तरल पदार्थों को चलाते हैं। ये वही नियम है जो बताते हैं कि कैसे लोहे का बना अरबों किलो का जहाज पानी पे तैरता है। लेकिन एक छोटी सी कील डूब जाती है। हाँ, यह कैसे 400 टन का हवाई जहाज हवा में उड़ जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध भौतिकी है। तो आज का हमारा मिशन है इन फॉर्मूलों के पीछे के क्यों और कैसे को उजागर करना। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं जो हर तरल पदार्थ से जुड़ी है, दबाव यानी प्रेशर। स्रोत कहते हैं कि इसकी परिभाषा सीधी है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, P = FA। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब ये है कि तरल पदार्थ हर चीज पर लगातार एक बल लगा रहे हैं। और सबसे अनोखी बात ये है कि ये बल किसी एक दिशा से नहीं आता। ये एक क्या कहते हैं, अदिश राशि है। मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती। अच्छा। जब आप स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो पानी आपको सिर्फ नीचे से या ऊपर से नहीं धकेलता, वो आपके शरीर के हर हिस्से पर हर दिशा से एक साथ दबाव डालता है। ये तरल का एक बहुत ही मौलिक गुण है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन स्रोत में एक और फॉर्मूला है, P = h ρg, जो कहता है कि दबाव गहराई के साथ बढ़ता है। यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। पूछिए। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत पतला लंबा ग्लास है और दूसरी तरफ एक विशाल झील है। अगर मैं दोनों में 10 फीट नीचे दबाव नापता हूं तो क्या वो बिल्कुल एक जैसा होगा? ये सुनने में सही नहीं लगता। झील में तो इतना सारा पानी है, क्या बर्तन का आकार मायने नहीं रखता? यह एक शानदार सवाल है और ज्यादातर लोगों को यही उलझन होती है। और इसका जवाब है हाँ, दबाव बिल्कुल एक जैसा होगा। सच में? हाँ, यह बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन दबाव सिर्फ आपके ऊपर मौजूद तरल के कॉलम की ऊंचाई पर निर्भर करता है, न कि बर्तन के आकार या कुल पानी की मात्रा पर। अरे वाह! आपके ऊपर पानी के अणु कितने हैं, सिर्फ वही मायने रखता है। इसीलिए गोताखोर को समुद्र में 50 मीटर नीचे उतना ही दबाव महसूस होगा जितना उसे 50 मीटर गहरे एक संकरे कुएं में होगा। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मतलब सारा खेल गहराई और तरल के घनत्व का है। अच्छा, तो अगर मैं समुद्र में 10 मीटर नीचे जाऊं तो मुझ पर बहुत दबाव होगा। लेकिन अगर वही पानी एक पाइप में बंद हो और मैं एक सिरे पर थोड़ा सा दबाव डालूं, तो क्या वो दबाव पाइप के दूसरे सिरे तक पूरा का पूरा पहुंचेगा? या बीच में कम हो जाएगा? हाँ, यहीं पर एक और जीनियस ब्लेज पास्कल की खोज काम आती है। पास्कल का नियम कहता है कि अगर आप किसी बंद तरल पर कहीं भी बाहरी दबाव डालते हैं तो वो दबाव बिना किसी कमी के उस तरल के हर एक अणु तक और बर्तन की दीवारों तक? हाँ, हर हिस्से तक बराबर पहुंचता है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता। और इसी नियम ने हमारी दुनिया बदल दी, है ना? हाइड्रोलिक लिफ्ट, गाड़ियों के ब्रेक, ये सब इसी पर चलते हैं। बिल्कुल, हाइड्रोलिक सिस्टम इसी के जादू पर काम करते हैं। फॉर्मूला है F1A1 = F2A2। इसे ऐसे समझिए, आपके पास एक U आकार का पाइप है। ठीक है, उसका एक सिरा पतला है और दूसरा बहुत चौड़ा। आप पतले पिस्टन A पर अपनी उंगली से हल्का सा बल F1 लगाते हैं। ये तरल में एक दबाव पैदा करता है। और पास्कल के नियम के हिसाब से वही दबाव बिना कम हुए चौड़े पिस्टन तक पहुंचता है। एकदम सही। और क्योंकि चौड़े पिस्टन का क्षेत्रफल मतलब एरिया बहुत ज्यादा है, तो उसी दबाव से वहां पैदा होने वाला बल भी हजारों गुना ज्यादा होगा। F2 = F1A2/A1। मतलब मैं एक उंगली से कार उठा सकता हूँ। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ऊर्जा कहीं से पैदा नहीं हो रही, हम बस बल को गुणा कर रहे हैं। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? कीमत यह है कि हमें छोटे पिस्टन को बहुत ज्यादा नीचे दबाना पड़ता है ताकि बड़ा पिस्टन सिर्फ थोड़ा सा ऊपर उठे। तो हम दूरी के बदले बल हासिल कर रहे हैं। यही इंजीनियरिंग का जादू है। बिल्कुल, आपकी कार के ब्रेक इसी पर काम करते हैं। आप पैडल पर हल्का सा पैर रखते हैं और वो छोटा सा बल पहियों पर इतना जबरदस्त दबाव डालता है कि 2 टन की गाड़ी रुक जाती है। कमाल है। चलिए अब उस क्लासिक सवाल पर आते हैं जो हम सब ने बचपन में जरूर सोचा होगा कि जहाज क्यों तैरता है। हाँ, अगर लोहे की कील पानी में डूब जाती है तो लोहे का बना इतना बड़ा जहाज तैरता कैसे है? इसका लेना देना उत्प्लावकता से है ना? हाँ, बोयॉन्सी से। और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि आर्किमिडीज नाम के एक ग्रीक वैज्ञानिक को राजा ने ये पता लगाने का काम दिया था कि उसका मुकुट शुद्ध सोने का है या नहीं। वो भी बिना मुकुट को पिघलाए। हाँ, तो आर्किमिडीज सोचते सोचते जब अपने नहाने के टब में घुसे तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर जाते ही कुछ पानी बाहर छलक गया। और तभी उनके दिमाग की बत्ती जली, मशहूर यूरेका
वाला पल। बिल्कुल। उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी चीज जब पानी में जाती है तो वो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ पानी को हटाती है, और पानी उस चीज पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, और ये बल ठीक हटाए गए पानी के वजन के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यही है। तो अब इसे जहाज वाले उदाहरण से जोड़ते हैं। एक ठोस लोहे की कील, वो भारी होती है और अपने वजन की तुलना में बहुत कम पानी हटा पाती है। सही। इसलिए उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके वजन से कम होता है और वो बेचारी डूब जाती है। सही। लेकिन जहाज को अंदर से खोखला बनाया जाता है और बाहर से बहुत चौड़ा। हाँ, इस डिजाइन की वजह से जहाज का थोड़ा सा हिस्सा ही पानी में डूबकर बहुत बड़ी मात्रा में पानी हटा देता है। जब जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन जहाज के कुल वजन के बराबर हो जाता है तो उत्प्लावन बल जहाज के वजन को संतुलित कर देता है और जहाज तैरने लगता है। एकदम सही। ठीक है, जहाज का खोखला डिजाइन तो समझ आया, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल तो कंक्रीट के भी जहाज बनते हैं। हाँ, बनते हैं। कंक्रीट तो पत्थर है, वो कैसे तैर सकता है? क्या आर्किमिडीज का सिद्धांत वहां भी काम करता है? क्या बात है। ये सवाल दिखाता है कि आप सिद्धांत की तह तक पहुंच रहे हैं, और जवाब है हाँ, बिल्कुल काम करता है। यहाँ भी मटेरियल मायने नहीं रखता, डिजाइन मायने रखता है। अच्छा। कंक्रीट के जहाज को भी एक विशाल खोखले कटोरे की तरह बनाया जाता है। जब तक वो अपने वजन से ज्यादा वजन का पानी हटा सकता है तब तक वो तैरेगा। सारा खेल हटाए गए पानी के वजन का है। तो सुनने वालों के लिए नियम बहुत सरल है। अगर उत्प्लावन बल वस्तु के वजन से ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी। सही। अगर बल वजन से कम है तो वस्तु डूबेगी। और अगर दोनों बराबर हैं तो वस्तु तरल में जहां है वहीं लटकी रहेगी, निलंबित। एकदम सही। और पनडुब्बियां इसी सिद्धांत की मास्टर होती हैं। अच्छा, वो कैसे? उनके अंदर बड़े बड़े टैंक होते हैं जिन्हें बैलास्ट टैंक कहते हैं। जब उन्हें नीचे जाना होता है तो वे इन टैंकों में समुद्र का पानी भर लेती हैं, जिससे उनका कुल वजन बढ़ जाता है और वे डूबने लगती हैं। हाँ, और जब ऊपर आना होता है तो वे शक्तिशाली पंपों से उस पानी को बाहर फेंक देती हैं, हल्की हो जाती हैं और सतह पर आ जाती हैं। वे अपने वजन को बदलकर गहराई को नियंत्रित करती हैं। तो एक शांत तरल में दबाव और उछाल का खेल तो समझ आ गया, लेकिन असल दुनिया में तरल पदार्थ ज्यादातर शांत नहीं रहते, वे बहते हैं। नदियों में, हमारी नसों में, हवा के रूप में। और जब तरल चलना शुरू करता है तो नियम और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। यहीं पर बर्नौली का समीकरण आता है ना? हाँ, और बर्नौली का सिद्धांत मतलब फ्लूइड डायनामिक्स की जान है, कह सकते हैं। ये असल में ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है जो बहते हुए तरल पर लागू होता है। और ये तीन चीजों के बीच संबंध बताता है, दबाव, वेग और ऊंचाई। बिल्कुल। और इसका सबसे प्रसिद्ध निष्कर्ष जो हमारे स्रोत में भी है वो ये है कि जहां तरल का वेग ज्यादा होता है वहां दबाव कम होता है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है ना? हम तो सोचते हैं कि तेज बहती हुई चीज में ज्यादा दबाव होगा। हाँ, यही इसका सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, और यही सिद्धांत हवाई जहाज को उड़ाता है। अच्छा। हवाई जहाज के पंख का आकार, जिसे एयरफॉइल कहते हैं, बहुत खास होता है। ऊपर से घुमावदार और नीचे से लगभग सपाट। जब जहाज तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा पंख के ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और ऊपर का रास्ता घुमावदार होने की वजह से लंबा है, तो उस हवा को ज्यादा तेजी से दौड़ना पड़ता है ताकि वो पीछे की हवा से वापस मिल सके। बिल्कुल। तो पंख के ऊपर हवा का वेग ज्यादा हो जाता है और नीचे वेग कम रहता है। और बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जहां वेग ज्यादा वहां दबाव कम। सही। इससे पंख के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और पंख के नीचे उच्च दबाव का क्षेत्र बना रहता है। अरे वाह! तो इसका मतलब हवाई जहाज को इंजन ऊपर नहीं धकेलते, बल्कि पंख के ऊपर की कम दबाव वाली हवा उसे ऊपर की ओर खींचती है। सही पकड़ा। ये तो सोचने का बिल्कुल उल्टा तरीका है। इंजन का काम सिर्फ जहाज को तेजी से आगे धकेलना है ताकि हवा पंखों पर से गुजरे। असली लिफ्ट दबाव के इसी अंतर से पैदा होता है। गजब। क्रिकेट में गेंद का स्विंग होना भी इसी का एक रूप है। जब गेंद तेजी से घूमती है तो वो अपने एक तरफ हवा की रफ्तार बढ़ा देती है और दूसरी तरफ कम कर देती है, जिससे दबाव का अंतर पैदा होता है और गेंद हवा में अपना रास्ता बदल लेती है। बिल्कुल। इसका एक और साथी सिद्धांत है जो बहुत सहज लगता है, निरंतरता का समीकरण। हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये बर्नौली के सिद्धांत के लिए अक्सर मंच तैयार करता है। ये सिद्धांत कहता है A1V1 = A2V2। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक पाइप का मुंह आगे जाकर संकरा हो जाता है तो पानी को उसी दर से बहने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे बगीचे में पाइप के मुंह पर अंगूठा रखना। जैसे ही हम एरिया कम करते हैं पानी की धार एकदम रॉकेट बन जाती है। तो निरंतरता का समीकरण बताता है कि वेग बढ़ेगा। और फिर बर्नौली का सिद्धांत बताता है कि उस बढ़ी हुई वेग की जगह पर दबाव कम हो जाएगा। ये दोनों साथ में काम करते हैं। एकदम।
लेकिन ये सब तब होता है जब प्रवाह शांत और व्यवस्थित हो। लैमिनार प्रवाह जिसे कहते हैं। हाँ, पर क्या ये सब शहद के लिए भी वैसे ही काम करता है जैसे पानी के लिए, या जब नदी में बाढ़ आती है और पानी में भंवर उठने लगते हैं तब क्या होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यहाँ पर तरल के दो और गुण आते हैं। एक तो श्यानता यानी विस्कोसिटी, और दूसरा प्रवाह का प्रकार। सही। श्यानता किसी तरल का आंतरिक घर्षण या उसका गाढ़ापन है। वो तरल की परतों को एक दूसरे पर फिसलने से रोकता है। हाँ, पानी की श्यानता कम है, इसलिए वो आसानी से बहता है। शहद की श्यानता बहुत ज्यादा है। इसीलिए सुबह सुबह टोस्ट पर शहद फैलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। बिल्कुल। तो वो श्यानता है जो आपके नाश्ते में देरी करा रही है। और दूसरा है प्रवाह का प्रकार। हाँ, जब तरल धीरे धीरे और व्यवस्थित परतों में बहता है तो उसे लैमिनार कहते हैं, लेकिन जब रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है या रास्ते में कोई रुकावट आती है तो प्रवाह अस्त व्यस्त और भंवरदार हो जाता है। इसे टर्ब्यूलेंट प्रवाह कहते हैं। तो क्या एक ही तरल दोनों तरह से बह सकता है? जैसे नदी का पानी कहीं शांत होता है और कहीं भंवर वाला? बिल्कुल, और ये बहुत मायने रखता है। हवाई जहाज के पंख पे लैमिनार प्रवाह चाहिए ताकि हवा आराम से गुजरे और लिफ्ट बना रहे, लेकिन एक कप में चीनी घोलने के लिए आपको चम्मच से टर्ब्यूलेंट प्रवाह बनाना पड़ता है। ताकि वो जल्दी मिल जाए। हाँ, तो कोई भी प्रवाह अच्छा या बुरा नहीं होता, ये पूरी तरह हालात पर निर्भर करता है। तो इन सब का क्या मतलब है? चलिए अब तक की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे तरल में दबाव गहराई के साथ बढ़ता है, लेकिन बर्तन के आकार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने पास्कल के नियम का जादू देखा, जहां एक बंद तरल में दबाव का इस्तेमाल करके एक छोटे से बल को एक विशाल बल में बदला जा सकता है, जैसे हमारी गाड़ियों की ब्रेक में। हाँ। इसके बाद हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत की दुनिया में गोता लगाया और समझा कि तैरने और डूबने का सारा खेल हटाए गए पानी के वजन का है, न कि किसी चीज के अपने वजन का। और अंत में हमने बेर्नौली के हैरान कर देने वाले सिद्धांत को समझा, जो बताता है कि तेज बहती हवा या पानी का दबाव कम होता है, और यही वो रहस्य है जो हवाई जहाजों को आसमान में रखता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये नियम सिर्फ भौतिकी की किताबों तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ भौतिकी के नियम नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और इंजीनियरिंग के डिजाइन के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये हमारे शरीर में रक्त संचार प्रणाली से लेकर बादलों के बनने और मौसम के पैटर्न तक हर चीज को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों को समझना हमारे आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना है। चलिए अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक और नियम का जिक्र है जो थोड़ा जटिल है लेकिन हमारे जीवन से सीधे जुड़ा है, पॉइज़ुइले का नियम। पॉइज़ुइल्स लॉ। हाँ, ये नियम बताता है कि एक संकरी ट्यूब या पाइप में तरल के प्रवाह की दर, मतलब फ्लो रेट, उसकी त्रिज्या पर कितनी ज्यादा निर्भर करती है, और ये निर्भरता चौंकाने वाली है। प्रवाह की दर त्रिज्या की चौथी घात के समानुपाती होती है। चौथी घात r⁴। एक मिनट, इसका मतलब है कि अगर किसी पाइप की त्रिज्या को सिर्फ आधा कर दिया जाए तो उसमें से बहने वाले तरल की दर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 16 गुना कम हो जाएगी। 16 गुना। एकदम सही। और अगर त्रिज्या सिर्फ 10% कम हो जाए तो प्रवाह की दर लगभग 34% कम हो जाएगी। ये एक बहुत ही नाटकीय रिश्ता है। ये तो डरावना है। तो विचार करने के लिए सवाल ये है, इस पर विचार करें कि हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं का थोड़ा सा भी सिकुड़ना या उनमें कोलेस्ट्रॉल जमने से उनका रास्ता संकरा होना हमारे ब्लड फ्लो को कितना नाटकीय रूप से बदल सकता है, और ये हमारे स्वास्थ्य, खासकर हमारे हृदय पर पड़ने वाले दबाव के लिए क्या मायने रखता है। उसे वही मात्रा में खून पंप करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज का हमारा विषय भौतिकी से जुड़ा है और काफी दिलचस्प भी। पदार्थ के ऊष्मीय गुण, मतलब गर्मी के असर से चीजें कैसे बदलती हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। ये विषय सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे थर्मस में चाय गर्म क्यों रहती है, या फिर समुद्र के किनारे मौसम क्यों अच्छा रहता है। हम फॉर्मूलों से ज्यादा उसके पीछे की कहानी को समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो मुझे हमेशा थोड़ा परेशान करता है। ऊष्मा यानी हीट और तापमान यानी टेम्परेचर, हम अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, तो ये फर्क क्या है? हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। इसे ऐसे समझिए, तापमान किसी चीज की अवस्था है। अवस्था? हाँ, मतलब उसके अणु कितनी तेजी से हिल रहे हैं उसका एक स्नैपशॉट। और ऊष्मा वो उस ऊर्जा का प्रवाह है जो हमेशा ज्यादा तापमान वाली चीज से कम तापमान वाली चीज की तरफ बहती है। तो ऊष्मा एक प्रोसेस है और तापमान उसका माप। अच्छा, तो अगर मैं एक गर्म चाय का कप छूती हूँ तो मेरे हाथ में जो ऊर्जा आ रही है
वो ऊष्मा है, बिल्कुल, और कप का और मेरे हाथ का जो माप है वो तापमान है। एकदम सही पकड़ा आपने। और किसी चीज का तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, ये उस चीज पर निर्भर करता है। यहीं पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, स्क्रिप्ट में इसका जिक्र है, Q = mc डेल्टा T। इसमें ये जो C है, यही है वो? जी, ये सी ही है विशिष्ट ऊष्मा। स्क्रिप्ट में पानी का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि पानी को अपना तापमान बदलने के लिए बहुत सारी ऊर्जा लेनी या छोड़नी पड़ती है। इसीलिए पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा भी होता है। अच्छा, और यही गुण पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे? सोचिए, समुद्र जो है वो पानी के बहुत बड़े भंडार हैं। दिन में वो सूरज से बहुत गर्मी सोखते हैं, पर उनका तापमान थोड़ा ही बढ़ता है। फिर रात में जब जमीन ठंडी हो जाती है तो समुद्र उस गर्मी को धीरे धीरे छोड़ता है। ओह, तो इसी वजह से मुंबई या चेन्नई जैसे तटीय शहरों का मौसम दिल्ली से ज्यादा आरामदायक रहता है? बिल्कुल, वहां न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी, इसी भौतिकी के कारण। वाह, ये तो एक बेहतरीन कनेक्शन है। ठीक है, तो ऊष्मा तापमान बदल सकती है, पर क्या गर्मी से चीजों का आकार भी बदलता है? हाँ, बिल्कुल बदलता है। जब आप किसी पदार्थ को गर्मी देते हैं तो उसके अणु ज्यादा ऊर्जा पाकर तेजी से हिलने लगते हैं और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरा पदार्थ ही फैल जाता है। इसी को ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, है ना? जी, और इसका सबसे आम उदाहरण जो स्क्रिप्ट में भी है वो है रेलवे की पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ना। हाँ, एक क्लासिक उदाहरण है। वो खाली जगह गर्मियों में पटरियों को फैलने की जगह देती है ताकि वे टेढ़ी ना हो। क्या ये सिर्फ ठोस चीजों में होता है? नहीं, ये ठोस, तरल और गैस तीनों में होता है। तरल पदार्थों में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है थर्मामीटर। अच्छा, वो पुराने वाले थर्मामीटर। हाँ, जिसमें पारा या अल्कोहल गर्मी पाकर फैलता था और ऊपर चढ़ जाता था। एक और उदाहरण शायद बिजली के तार हैं, जो गर्मियों में ढीले हो जाते हैं। एकदम सही, गर्मियों में फैलकर ढीले हो जाते हैं और सर्दियों में सिकुड़कर कस जाते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा ढीला लटकाया जाता है। स्क्रिप्ट में 3 तरह के प्रसार की बात है, रैखिक, क्षेत्रीय और आयतनी। हाँ, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको पता है कि कोई चीज लंबाई में कितना फैलती है, मतलब उसका रैखिक प्रसार गुणांक अल्फा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल और आयतन कितना फैलेगा। मतलब फॉर्मूले हैं इसके लिए। हाँ, और बहुत सरल संबंध है। क्षेत्रफल का प्रसार गुणांक बीटा लगभग 2 अल्फा के बराबर होता है और आयतन का गामा लगभग 3 अल्फा के। ये तो बहुत सुविधाजनक है। अच्छा, एक सवाल है, क्या सभी पदार्थ गर्म करने पर फैलते ही हैं? कोई अपवाद है इसका? एक बहुत ही मशहूर और जरूरी अपवाद है पानी। पानी? हाँ, पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है तो वो सिकुड़ने के बजाय फैलता है, और जब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है तो और भी ज्यादा फैल जाता है। अच्छा, तभी बर्फ पानी पर तैरती है। बिल्कुल, और इसी वजह से सर्दियों में झीलें ऊपर से जमना शुरू होती हैं, नीचे से नहीं। इससे पानी के अंदर का जीवन बचा रहता है। कमाल है, ये तो प्रकृति का एक बहुत जरूरी नियम हुआ। ठीक है, अब आते हैं ऊष्ममिति यानी कैलोरीमेट्री पर। जब हम गर्म दूध में ठंडा पानी मिलाते हैं तब क्या होता है? तब ऊष्मामिति का सिद्धांत काम करता है। इसका मूल नियम बहुत ही सीधा है। गर्म वस्तु जितनी ऊष्मा देगी, ठंडी वस्तु उतनी ऊष्मा लेगी। हीट लॉस्ट इक्वल्स हीट गेन्ड। हाँ, और ये तब तक चलता है जब तक दोनों एक ही तापमान पर ना आ जाएं। जिसे हम संतुलन तापमान कहते हैं। जी, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही अजीब बात है जो स्क्रिप्ट में है, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। स्क्रिप्ट कहती है कि जब बर्फ पिघल रही हो तो उसका तापमान बदलता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? आप उसे गर्मी दे रहे हैं पर वो गर्म नहीं हो रही। ये भौतिकी के सबसे दिलचस्प विचारों में से एक है। सोचिए, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं। जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा पिघलकर पानी नहीं बन जाता, तब तक पूरे मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो फिर वो सारी ऊर्जा जा कहाँ रही है? वो ऊर्जा तापमान बढ़ाने के बजाय बर्फ के अणुओं के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च हो रही है। ठोस में अणु एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं। उस बंधन को तोड़कर उन्हें तरल बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसी छिपी हुई ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, तो ये अवस्था बदलने की कीमत है एक तरह से। सही कहा। शायद इसीलिए कहते हैं कि भाप से जलना गर्म पानी से ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल सही सोचा। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी और 100 डिग्री सेल्सियस की भाप का तापमान भले ही एक हो, लेकिन भाप में अवस्था बदलने वाली अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा छिपी होती है। जब वो भाप आपकी त्वचा पर पानी बनती है तो वो उस अतिरिक्त ऊर्जा को बहुत तेजी से छोड़ती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये समझ आ गया।
ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, ये हमने समझा, पर ये होता कैसे है? स्क्रिप्ट में 3 तरीके बताए हैं: चालन, संवहन और विकिरण। हाँ, हीट ट्रांसफर के 3 मुख्य तरीके। पहला है चालन यानी कंडक्शन। ये ज्यादातर ठोस चीजों में होता है। इसमें ऊर्जा एक अणु से अपने पड़ोसी अणु को सीधे संपर्क से मिलती है। अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते। जैसे गरम चाय के कप में चम्मच डालने पर उसका हैंडल भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और कोई चीज कितनी अच्छी तरह चालन करती है, ये उसकी तापीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी पर निर्भर करता है। धातुओं की चालकता ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा। इसलिए वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। और लकड़ी या प्लास्टिक कुचालक मतलब इंसुलेटर होते हैं। अच्छा, इसी वजह से शायद एक ही कमरे में रखी धातु की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज्यादा ठंडी महसूस होती है। बिल्कुल सही सवाल। दोनों का तापमान तो एक ही होता है। तो फिर वो ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि जब आप धातु को छूते हैं तो उसकी ज्यादा चालकता की वजह से वो आपके हाथ से ऊष्मा को बहुत तेजी से खींच लेती है। इससे आपको ठंडक का एहसास होता है। लकड़ी ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो उतनी ठंडी नहीं लगती। व्याख्या है। ठीक है, तो ये हुआ चालन। अब दूसरा तरीका, संवहन या कन्वेक्शन, ये कैसे काम करता है? संवहन तरल पदार्थों और गैसों में होता है। इसमें अणुओं का असल में मूवमेंट होता है। जब आप पतीले में पानी उबालते हैं तो नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हो जाता है और ऊपर उठता है। और ऊपर का ठंडा भारी पानी उसकी जगह लेने नीचे आता है। हाँ, ये जो चक्र चलता है इससे संवहन धारा या कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इसी से पूरा पानी गर्म होता है। समुद्री और जमीनी हवाएं भी तो इसी का उदाहरण है ना? एकदम सही। दिन में जमीन समुद्र से जल्दी गर्म होती है, तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा उसकी जगह लेने आ जाती है। और शायद इसीलिए कमरों में हीटर नीचे और एयर कंडीशनर ऊपर लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, उसके पीछे भी यही संवहन का सिद्धांत है। और फिर तीसरा तरीका है विकिरण यानी रेडिएशन। ये मुझे सबसे रहस्यमयी लगता है। सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है, लेकिन बीच में तो अंतरिक्ष का खालीपन है। तो ये ऊर्जा बिना किसी माध्यम के कैसे आती है? ये बेहतरीन सवाल है। देखिए, चालन और संवहन दोनों को माध्यम चाहिए, पर विकिरण को नहीं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है, जैसे प्रकाश। हर वो चीज जिसका तापमान परम शून्य से ऊपर है, वो लगातार ऊर्जा विकिरण करती है। स्क्रिप्ट में इसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम दिया है, P = सिग्मा AT4, और इसमें जो T की घात 4 T4 है, वो मुझे बहुत चौंकाता है। हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल संबंध है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु का तापमान केल्विन में 2 गुना कर दें, तो वो 16 गुना ज्यादा ऊर्जा विकिरण करेगी। 16 गुना? हाँ, 2 की घात 4। तापमान में थोड़ी सी भी बढ़त विकिरण में बहुत बड़ा उछाल लाती है। तो थर्मस की बोतल में जो चमकदार चांदी जैसी सतह होती है, वो इसी विकिरण को रोकने के लिए होती है। एकदम। चमकदार सतहें गर्मी को विकिरण के रूप में बाहर जाने से रोकती हैं और बाहर की गर्मी को अंदर आने से भी रोकती हैं। वो अच्छी परावर्तक होती हैं। ये सब कितना तार्किक है। ठीक है, अंत में स्क्रिप्ट न्यूटन के शीतलन नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर आती है। ये क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी चीज के ठंडे होने की जो रफ्तार है, वो उस चीज और उसके आसपास के वातावरण के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। सरल शब्दों में कोई चीज अपने आसपास की तुलना में जितनी ज्यादा गर्म होगी, उतनी ही तेजी से ठंडी होगी। अच्छा। एक उबलती हुई कॉफी पहले 5 मिनट में बहुत तेजी से ठंडी होगी, पर जब उसका तापमान कमरे के तापमान के करीब आ जाएगा, तो उसके ठंडे होने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। ये तो अनुभव से भी मेल खाता है। हाँ, फोरेंसिक विशेषज्ञ भी शरीर के ठंडे होने की दर को मापकर मृत्यु के समय का अनुमान लगाने के लिए इसी नियम के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने पदार्थ के ऊष्मीय गुणों की एक पूरी यात्रा की। ऊष्मा तापमान के अंतर से लेकर प्रसार, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा के स्थानांतरण और आखिर में न्यूटन के शीतलन नियम तक। ये सिर्फ परीक्षा के फॉर्मूले नहीं हैं, बल्कि ये नियम हमारी दुनिया को चलाते हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट दिखाती है कि कैसे भौतिकी के कुछ सरल सिद्धांत हमें बड़ी बड़ी घटनाओं को समझने में मदद करते हैं, चाहे वो मौसम का बदलना हो, तारों का चमकना हो, या बस हमारी कॉफी का ठंडा होना। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है। हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम की बात की कि विकिरण ऊर्जा तापमान की चौथी घात T⁴ पर निर्भर करती है। जी। इसका मतलब हुआ कि तापमान में एक छोटा सा बदलाव भी ऊर्जा उत्पादन में एक बहुत बड़ा विस्फोट ला सकता है। तो जरा सोचिए, वैश्विक जलवायु के संदर्भ में अगर पृथ्वी का औसत तापमान सिर्फ कुछ डिग्री बढ़ जाता है, तो T4 के नियम के अनुसार पृथ्वी जो ऊर्जा अंतरिक्ष में वापस छोड़ रही है, उसकी मात्रा में कितना बड़ा बदलाव आएगा। क्या हमारा ग्रह इस ऊर्जा को फंसा रहा है या ज्यादा तेजी से छोड़ रहा है?
और ये छोटा सा बदलाव हमारे मौसम, हमारे महासागरों और हमारे भविष्य पर कितना बड़ा अप्रत्याशित असर डाल सकता है। ये सोचना दिलचस्प है कि भौतिकी का एक नियम इतने बड़े पैमाने पर हमारे अस्तित्व से कैसे जुड़ा हो सकता है। आज हम भौतिकी की दुनिया में उतर रहे हैं और विषय है एक ऐसा जो अदृश्य है लेकिन हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। हाँ, हमारे एक श्रोता ने जो सामग्री हमें दी है वो एक स्टडी गाइड वीडियो की स्क्रिप्ट लगती है, शायद परीक्षा की तैयारी के लिए। लेकिन हमारा काम सिर्फ उसे दोहराना नहीं है, हमारा मिशन है इसके पीछे छिपे वाह वाले पलों को खोजना। बिल्कुल। हम आइडियल गैस इक्वेशन, अणुओं की रफ्तार, उनके टकराव और ऊर्जा को स्टोर करने के तरीकों को इस तरह समझेंगे कि वे सिर्फ फॉर्मूले ना लगें बल्कि एक कहानी की तरह महसूस हों। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की हलचल को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार से। वो ये कि गैस जिसे हम अक्सर खाली जगह समझ लेते हैं वो असल में खाली है ही नहीं। अच्छा। ये अरबों खरबों छोटे कणों यानी अणुओं का एक, कह सकते हैं, एक बवंडर है। हाँ। ये अणु किसी शांत भीड़ की तरह नहीं है बल्कि एक सुपर फास्ट रॉक कॉन्सर्ट में उछलते लोगों की तरह हैं। लगातार भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं हाँ। और अपनी ऊर्जा एक दूसरे को दे रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी हमें इसी अराजकता में छिपे नियमों को समझने का एक चश्मा देती है। यह हमें बताती है कि कैसे इन नन्हे कणों की हलचल से दबाव और तापमान जैसी बड़ी चीजें पैदा होती हैं। ठीक है, तो इस कहानी का पहला अध्याय, वो समीकरण जो शायद हम सब ने कभी न कभी देखा है, PV = nRT, दबाव, आयतन और तापमान, इनके बीच का रिश्ता। लेकिन ये सिर्फ अक्षरों का एक मेल तो नहीं है, ये हमें अणुओं के व्यवहार के बारे में असल में क्या बताता है? ये समीकरण एक तरह से मैक्रो और माइक्रो दुनिया के बीच का पुल है। चलिए दबाव या पी से शुरू करते हैं। हाँ। दबाव क्यों होता है? कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में हैं और लाखों छोटी गेंदें हर दीवार से लगातार टकरा रही हैं। हर टक्कर एक छोटा सा धक्का देती है। अब इन सभी धक्कों को एक साथ जोड़ दें तो बस यही गैस का दबाव है। अच्छा। ये और कुछ नहीं, बस कंटेनर की दीवारों पर अणुओं की निरंतर बमबारी है। मतलब जब हम टायर में हवा भरवाते हैं और मीटर 30 PSI दिखाता है तो हम असल में टायर के अंदर रबर पर हो रही अरबों आणविक टक्करों की ताकत को माप रहे होते हैं। बिल्कुल। और अब तापमान यानी T को इस कहानी में लाइए। जब आप किसी बंद कंटेनर में गैस को गर्म करते हैं तो आप असल में उन अणुओं को ऊर्जा दे रहे हैं। हाँ। यह ऊर्जा उन्हें और तेज भगाती है। वे ज्यादा ऊर्जा से और ज्यादा बार दीवारों से टकराते हैं और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि गर्मी में कार के टायर का प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। PV = nRT इसी खूबसूरत रिश्ते को गणित की भाषा में बताता है। दिलचस्प है, लेकिन सामग्री में एक और समीकरण भी है जो थोड़ा अलग दिखता है। PV = nKBT। यहाँ n और r की जगह n और k भी हैं। यह हमें कहानी का कौन सा नया हिस्सा बता रहा है? ये हमें कहानी को और जूम इन करके देखने में मदद करता है। मतलब एक एक अणु स्तर पर। पहला समीकरण गैस को मोल में मापता है, जो अणुओं का एक बहुत बड़ा पैकेट है। हाँ, एक कलेक्शन। हाँ, ये दूसरा समीकरण हमें सीधे अणुओं की कुल संख्या यानी n से जोड़ता है। और KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो एक जादुई नंबर की तरह है जो तापमान जैसी बड़ी दुनिया की चीज को एक अकेले अणु की औसत ऊर्जा से जोड़ता है। अच्छा। और यहीं से हम उस सूत्र तक पहुंचते हैं जो काइनेटिक थ्योरी की जान है। P = 1/3 NV²W। ये साफ दिखाता है कि दबाव सीधे तौर पर अणुओं की संख्या और उनकी औसत गति के वर्ग पर निर्भर करता है। एक मिनट, गति का वर्ग, यहीं से एक सवाल उठता है मेरे मन में। अगर तापमान बढ़ने से अणु तेज भागते हैं तो असल में वे कितने तेज होते हैं? क्या हम स्कूटर की रफ्तार की बात कर रहे हैं या हवाई जहाज की? और सामग्री में औसत वेग की जगह एक अजीब सा शब्द है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी क्या जरूरत है? हम बस सभी की गति को जोड़कर औसत क्यों नहीं निकाल लेते? ये एक शानदार सवाल है क्योंकि ये हमें एक आम गलती से बचाता है। सोचिए, एक कमरे में जितने अणु दाईं ओर जा रहे हैं लगभग उतने ही बाईं ओर भी जा रहे होंगे। कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे। हाँ, सही बात है। अगर हम इन सभी की वेलोसिटी यानी गति और दिशा दोनों को जोड़कर औसत निकालेंगे तो जवाब हमेशा जीरो आएगा। जीरो आएगा, क्योंकि हर प्लस के लिए एक माइनस होगा। ये तो ऐसा हुआ जैसे कहें कि कमरे में कोई हलचल ही नहीं है, जो कि सरासर गलत है। हाँ, ये तो किसी काम की जानकारी नहीं हुई। तो फिर ये रूट मीन स्क्वायर क्या करता है? ये क्या जादू है? ये एक चालाक गणितीय तरीका है इस जीरो की समस्या से बचने का। हम पहले हर अणु की गति का वर्ग करते हैं, स्क्वायर। ऐसा करने से सभी नेगेटिव मान भी पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब दिशा का कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ रफ्तार का मान बचा। फिर हम इन सभी वर्गों का औसत निकालते हैं, मीन। और अंत में, क्योंकि हमने शुरुआत में वर्ग किया था, तो संतुलन बनाने के लिए हम इस औसत का वर्गमूल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। रूट मीन स्क्वायर, अच्छा। इसी से बना रूट मीन स्क्वायर या VRMS। यह हमें अणुओं की एक तरह की विशिष्ट गति या टिपिकल स्पीड बताता है जो सीधे उनकी गतिज ऊर्जा से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये गति को मापने का एक ज्यादा समझदारी भरा तरीका है। इसका फॉर्मूला है
रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू √3 RTM। इसमें अणुओं की संख्या या दबाव जैसी कोई चीज तो है ही नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि अणुओं की रफ्तार सिर्फ तापमान और उनके वजन पर निर्भर करती है? ये थोड़ा अजीब लगता है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है और यही इस थ्योरी की खूबसूरती है। एक बंद कमरे में चाहे दबाव कम हो या ज्यादा, एक विशेष गैस के अणुओं की औसत रफ्तार सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करेगी। तापमान बढ़ाइए, रफ्तार बढ़ेगी। और वजन? और दूसरा हिस्सा है मोलर मास m, यानी अणु का वजन। यह समीकरण की नीचे है, मतलब रिश्ता उल्टा है। जो अणु जितना भारी होगा वो उतना ही धीमा चलेगा। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें हल्की नाइट्रोजन के अणु भारी ऑक्सीजन के अणुओं से ज्यादा तेज रफ्तार से घूम रहे हैं, ठीक इसी पल। बिल्कुल, और ये अंतर छोटा मोटा नहीं है। कमरे के तापमान पर हवा में मौजूद अणुओं की RMS वेलोसिटी लगभग 500 मीटर प्रति सेकंड होती है। 500 मीटर प्रति सेकंड? हाँ, ये एक राइफल की गोली की रफ्तार के बराबर है। और हाँ, नाइट्रोजन के अणु ऑक्सीजन से थोड़ा तेज है। अगर यहाँ हाइड्रोजन होती, जो बहुत हल्की है, तो वो लगभग 1900 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग रही होती। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। अगर ये अणु राइफल की गोली की रफ्तार से चल रहे हैं, तो जब कोई कमरे के एक कोने में परफ्यूम छिड़कता है तो उसकी खुशबू हम तक तुरंत क्यों नहीं पहुंच जाती? उसे तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पहुंच जाना चाहिए। जरूर कोई चीज उन्हें रोक रही होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वे रुक रहे हैं क्योंकि वे अकेले नहीं हैं। वे लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और यहीं पर हमारी अगली अवधारणा आती है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ? हाँ, मीन फ्री पाथ। ये वो औसत दूरी है जो एक अणु दो लगातार टक्करों के बीच तय कर पाता है। परफ्यूम का अणु सीधी रेखा में आप तक नहीं आता। वो निकलता है, कुछ नैनोमीटर चलता है, हवा की किसी अणु से टकराकर दिशा बदल लेता है, फिर थोड़ा और चलता है, फिर टकराता है। यह एक जिग-जैग रास्ता तय करता है। तो ये एक शराबी के चलने जैसा है। मतलब मंजिल सामने है लेकिन वो इधर उधर भटकते हुए वहां तक पहुंचता है। बहुत बढ़िया उपमा है, बिल्कुल वैसा ही है। और ये मीन फ्री पाथ गैस के घनत्व पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप आंखों पर पट्टी बांधकर एक खाली हॉल में चल रहे हैं। आप शायद बहुत देर तक किसी से नहीं टकराएंगे। हाँ। ये हुआ लंबा मीन फ्री पाथ, जैसा कि अंतरिक्ष में होता है, जहां अणु मीलों तक बिना टकराए चल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप मुंबई की एक खचाखच भरी लोकल ट्रेन में हैं। अरे बाप रे। आप एक कदम भी बिना किसी से टकराए नहीं चल सकते। ये है छोटा मीन फ्री पाथ, जैसा कि समुद्र तल पर हमारी हवा में होता है। यहाँ अणु मुश्किल से 68 नैनोमीटर ही चल पाता है कि अगली टक्कर हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक साफ तस्वीर है। अणु बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन लगातार टकराने की वजह से उनका रास्ता घुमावदार हो जाता है। अब जब ये अणु टकराते हैं तो उनकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या वे बस बिलियर्ड गेंदों की तरह टकराकर उछल जाते हैं, या ये उससे ज्यादा जटिल है? ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। और आपका ये सवाल हमें सीधे हमारे अगले विषय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर ले जाता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? हाँ, इसका मतलब है कि एक अणु कितने अलग अलग तरीकों से ऊर्जा को अपने अंदर रख या स्टोर कर सकता है। बिलियर्ड गेंद की तरह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना ही एकमात्र तरीका नहीं है। ऊर्जा को स्टोर करने के तरीके मतलब? सोचिए, एक अणु को जब बाहर से ऊर्जा मिलती है, जैसे गैस को गर्म करने पर, तो वो उस ऊर्जा को 3 मुख्य तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है। पहला और सबसे आसान तरीका है एक सीधी लाइन में चलना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल? हाँ, इसके हमेशा 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, क्योंकि 3 अक्ष होते हैं, X, Y और Z। ठीक है, ये तो समझ में आया। बाकी 2 तरीके क्या हैं? दूसरा तरीका है रोटेशनल मोशन, यानी अपनी ही धुरी पर घूमना, जैसे एक लट्टू घूमता है। और तीसरा तरीका है वाइब्रेशनल मोशन, यानी अणु के अंदर के परमाणु एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करते हैं, जैसे 2 गेंदें एक स्प्रिंग से जुड़ी हों और स्प्रिंग खिंचौड़ दब रहा हो। अच्छा, एक अणु इन सभी तरीकों से ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। और सामग्री में बताया गया है कि अलग अलग गैसों के लिए ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग होती हैं। जैसे 1 परमाणु वाली गैस मोनो एटॉमिक और 2 परमाणुओं वाली गैस डाई एटॉमिक। हाँ, और यहीं पर अणु का आकार और उसकी बनावट मायने रखती है। एक मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम या आर्गन को एक अकेली छोटी गेंद समझिए। ये X, Y, Z दिशा में जा सकती है, तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है। यह अपनी धुरी पर घूम तो सकती है, लेकिन एक परफेक्ट गेंद का घूमना लगभग नगण्य होता है। इसीलिए हम उसके रोटेशनल मोशन को नहीं गिनते। तो कुल मिलाकर सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और डाई एटॉमिक गैस, जैसे हवा में मौजूद ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उसे एक डंबल की तरह सोचें। 2 गेंदें एक छड़ी से जुड़ी हुई हैं। ये भी X, Y, Z दिशा में जा सकती है। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज तो हैं ही, लेकिन अब ये 2 अलग अलग तरीकों से घूम भी सकती है। हाँ, 2 अक्षों पर। हाँ, आप इसे अपनी उंगली पर 2 अलग अलग अक्षों पर घुमा सकते हैं। तो इसे 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और मिल गई। कमरे के तापमान पर इसके पास कुल 3 + 2 = 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। 5। हाँ,
बहुत ज्यादा तापमान पर वाइब्रेशन भी शुरू हो जाता है, जिससे डिग्रीज और बढ़ जाती हैं। इसका मतलब एक डायटोमिक अणु उसी तापमान पर एक मोनो एटॉमिक अणु से ज्यादा तरीकों से ऊर्जा को अपने अंदर रख सकता है। लेकिन इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? इसका कोई व्यावहारिक प्रभाव है? बहुत बड़ा प्रभाव है। यहीं पर ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत या इक्विपार्टीशन थ्योरम आता है। यह कहता है कि ऊर्जा बहुत लोकतांत्रिक है। जब आप किसी गैस को ऊर्जा देते हैं तो वो हर उपलब्ध डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बढ़ जाती है। अच्छा। अब सोचिए, आपको दो अलग अलग गैसों, हीलियम जिसके पास 3 डिग्री हैं और नाइट्रोजन जिसके पास 5 हैं, का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। किसे ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी? तो जाहिर है नाइट्रोजन को, क्योंकि उसकी दी हुई ऊर्जा 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी, जबकि हीलियम की सिर्फ 3 हिस्सों में। तो हर हिस्से को ऊपर उठाने के लिए नाइट्रोजन को कुल मिलाकर ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। एकदम सही। और यही चीज गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तय करती है। जिन गैसों के अणुओं के पास ऊर्जा रखने के ज्यादा तरीके होते हैं, उनका तापमान बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता है। ये सिर्फ एक अकादमिक बात नहीं है, ये थर्मोडायनामिक्स और इंजीनियरिंग में हर जगह काम आती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक सरल से दिखने वाले गैस समीकरण से शुरुआत की और ये समझा कि कैसे अणुओं की बनावट ये तय करती है कि वे ऊर्जा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये तो सच में सूक्ष्म दुनिया का स्थूल दुनिया पर सीधा असर है। बिल्कुल। काइनेटिक थ्योरी की सबसे बड़ी जीत यही है। यह हमें बताती है कि गर्मी कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि बस करोड़ों अरबों अणुओं की हलचल है। जब आप किसी गर्म चाय के कप को छूते हैं तो आप असल में उन अणुओं की तेज रफ्तार को महसूस कर रहे होते हैं, जो आपकी उंगलियों के अणुओं से टकराकर उन्हें भी तेज दौड़ा रहे हैं। वाह! ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये हमारे अनुभव की एक गहरी आणविक व्याख्या है। ये हमें दिखाती है कि हर चीज, चाहे वो हवा का दबाव हो या किसी चीज का तापमान, अंततः इन नन्हे अदृश्य कणों की नृत्य का ही परिणाम है। ये वास्तव में स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच एक पुल है। तो श्रोता के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। हमने आज जो कुछ भी चर्चा की वो आइडियल यानी आदर्श गैस पर आधारित है। एक ऐसी काल्पनिक गैस जिसके अणु सिर्फ बिंदु हैं और एक दूसरे से टकराने के अलावा कोई और रिश्ता नहीं रखते। और ये मॉडल बहुत खूबसूरती से काम करता है। लेकिन वास्तविक दुनिया में क्या होता है जब गैसें आदर्श नहीं होती? जब बहुत ज्यादा दबाव पर अणु इतने पास आ जाते हैं कि उनका अपना आकार मायने रखने लगता है, या बहुत कम तापमान पर जब वे एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, तब यह सरल मॉडल कैसे और क्यों टूटने लगता है? और इसका टूटना हमें वास्तविक दुनिया की जटिलताओं और सुंदरता के बारे में क्या सिखाता है? इस पर विचार करना इस विषय की समझ को एक नए स्तर पर ले जाएगा। नमस्कार। और आज हम भौतिकी के एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हर जगह है। हर जगह। हमारी सुबह की चाय के कप से लेके शायद ब्रह्मांड के अंत तक। हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की। बिल्कुल। ये वो विज्ञान है जो बताता है कि गर्मी, तापमान और ऊर्जा असल में कैसे काम करते हैं। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हमारे पास श्रोताओं से मिले जो स्रोत हैं, हम उन्हें लें और थर्मोडायनामिक्स को एकदम सरल बोलचाल की भाषा में समझें। हाँ, फॉर्मूलों के पीछे के आइडिया को इस तरह से खोलेंगे कि यह किसी के लिए भी, चाहे वो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या बस अपनी दुनिया को बेहतर समझना चाहता हो, एकदम साफ हो जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक तरह से ब्रह्मांड के कुछ सबसे बुनियादी ऑपरेटिंग रूल्स को समझने जैसा है। स्रोत का दावा सही है। एक बार ये आइडिया समझ आ गए तो सवाल हल करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। इन सभी स्रोतों में जो सबसे पहला शब्द बार बार आता है वो है सिस्टम। जब हम कहते हैं सिस्टम तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये कोई कंप्यूटर सिस्टम है? नहीं, पर ये एक बहुत ही जरूरी शुरुआती पॉइंट है। थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम का मतलब है ब्रह्मांड का वो छोटा सा हिस्सा जिस पर हम अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं। कोई भी छोटा हिस्सा? कुछ भी हो सकता है। एक सिलेंडर में भरी गैस, आपकी चाय का कप या आपकी कार का इंजन। और सराउंडिंग्स या परिवेश का मतलब है उस सिस्टम के बाहर की हर चीज, मतलब बाकी पूरा ब्रह्मांड। हाँ, ये लाइन खींचना बहुत जरूरी है क्योंकि हम हमेशा ऊर्जा के लेन देन को सिस्टम और उसके सराउंडिंग्स के बीच ही देखते हैं। अच्छा, तो अगर मैं अपनी गर्म कॉफी के कप को देख रहा हूँ तो वो कॉफी मेरा सिस्टम है और बाकी सब कुछ, जैसे मेरा कमरा, हवा, टेबल, वो सब सराउंडिंग्स है। एकदम सही पकड़ा। ठीक है। और इसी आधार पर स्रोत 3 तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं। पहला है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब अलग थलग। हाँ, इसका सीधा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से अकेला है, दुनिया से कटा हुआ। ना ऊर्जा अंदर बाहर जा सकती है, ना कोई चीज। एक आदर्श थर्मस फ्लास्क की तरह सोचिए। हालांकि असल में कोई भी थर्मस परफेक्ट नहीं होता। मेरी चाय कुछ घंटों में ठंडी हो ही जाती है। बिल्कुल, इसीलिए यह एक आदर्श कल्पना है। दूसरा है क्लोज्ड या बंद सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा यानी गर्मी तो अंदर बाहर जा सकती है, लेकिन पदार्थ नहीं। सबसे अच्छा उदाहरण है एक प्रेशर कुकर। गर्मी अंदर जाती है, खाना पकता है, पर भाप
जो कि पदार्थ है। वो सीधी बजने तक बाहर नहीं निकलती। सही। और तीसरा है ओपन या खुला सिस्टम, जिसमें ऊर्जा और पदार्थ दोनों का खुला आदान प्रदान होता है। आपकी वही कॉफी का कप। गर्मी भी निकल रही है और भाप भी, समझ गया। तो ये वर्गीकरण ऊर्जा और पदार्थ के बहाव को ट्रैक करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। अगर ऊर्जा सिस्टम के अंदर बाहर जा रही है तो वो किन तरीकों से जाती है? स्रोत में दो बड़े तरीकों का जिक्र है ना, काम और गर्मी। हाँ, वर्क और हीट। क्या ये दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं? ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है, लेकिन नहीं, दोनों ही ऊर्जा के ट्रांसफर होने के तरीके हैं, पर दोनों में एक बुनियादी फर्क है। गर्मी या हीट ऊर्जा का वो ट्रांसफर है जो तापमान के अंतर की वजह से होता है। अच्छा। ऊर्जा हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर बहती है। ये थोड़ा बेतरतीब, बिखरा हुआ ऊर्जा का ट्रांसफर है। जैसे मेरे हाथ से बर्फ में जाने वाली गर्मी। बिल्कुल। दूसरी तरफ काम या वर्क ऊर्जा का एक संगठित, एक डायरेक्टेड ट्रांसफर है। जब एक गैस फैलती है और एक पिस्टन को धकेलती है तो वो सारे अणु एक ही दिशा में मिलकर बल लगा रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। हाँ, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। तो गर्मी बिखरी हुई ऊर्जा है और काम संगठित ऊर्जा। स्रोत में इनका साइन कन्वेंशन, यानी कब प्लस लगाना है और कब माइनस, बहुत जरूरी बताया गया है। हाँ, ये साइन कन्वेंशन मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। स्रोत कहता है कि जब गैस सिकुड़ती है तो सिस्टम पर किया गया काम नेगेटिव होता है, पर आमतौर पर हम नेगेटिव काम को बुरा या कम हुआ काम समझते हैं। आपने सही नस पकड़ी। इसे ऐसे समझिए, हम हमेशा सिस्टम के नजरिए से देखते हैं। ठीक है। अगर सिस्टम को बाहर से ऊर्जा मिल रही है तो वो पॉजिटिव है, अगर सिस्टम से ऊर्जा बाहर जा रही है तो वो नेगेटिव है। सीधा हिसाब है। जब आप सिस्टम में गर्मी डालते हैं, मतलब Q, तो सिस्टम की ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए Q पॉजिटिव है। जब सिस्टम से गर्मी निकलती है तो Q नेगेटिव है। यहां तक तो ठीक है। अब काम मतलब W के साथ थोड़ा उल्टा है, और यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जब सिस्टम काम करता है, जैसे गैस फैलकर पिस्टन को धकेलती है, तो वो अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। ऊर्जा बाहर जा रही है, इसलिए W को पॉजिटिव माना जाता है। ओके। लेकिन जब आप पिस्टन दबाकर गैस पर काम करते हैं तो आप सिस्टम को ऊर्जा दे रहे हैं, और यहीं पर कैच है। क्या? सूत्र में W को घटाया जाता है, इसलिए सिस्टम पर किया गया काम नेगेटिव लिया जाता है ताकि अंत में वो जुड़ जाए। एक मिनट। तो जब मैं गैस को दबाता हूं तो मैं सिस्टम को ऊर्जा दे रहा हूं, जिससे उसकी अंदरूनी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, और सूत्र है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। हाँ। अगर मैं W को नेगेटिव रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और U बढ़ जाएगा। अच्छा, अब समझ आया। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का तरीका है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है ताकि हिसाब किताब सही रहे। तो ये सारी ऊर्जा जो हम सिस्टम को दे रहे हैं, मतलब Q, और सिस्टम से ले रहे हैं, मतलब W, वो जाती कहाँ है? क्या इसका कोई हिसाब रखने का नियम है? यहीं पर पहला नियम आता है ना? बिल्कुल। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कुछ और नहीं, बस ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, जिसे हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। और इसका मशहूर सूत्र है डेल्टा U इक्वल्स Q W। हाँ, ये एक तरह का एनर्जी बजट है। एनर्जी बजट, ये सुनने में अच्छा लगा। हाँ, डेल्टा U या डेल्टा U सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में बदलाव है। ये सिस्टम के अंदर जमा कुल ऊर्जा है। Q वो गर्मी है जो आपने सिस्टम को दी, मतलब आपकी आमदनी। और W वो काम है जो सिस्टम ने किया, मतलब आपका खर्चा। तो ये समीकरण बस इतना कहता है कि आपकी आमदनी Q या तो आपके खर्च W में चली जाती है, या आपकी बचत डेल्टा U को बढ़ा देती है। मतलब ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती? कहीं नहीं। ये तो बहुत सीधा और सरल है। तो फिर इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल तब होती है जब अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। स्रोत में कुछ खास मामलों का जिक्र है, जैसे आइसोथर्मल प्रक्रिया। आइसोथर्मल, मतलब तापमान स्थिर। हाँ, जिसमें तापमान स्थिर रहता है। आदर्श गैस के लिए इसका मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा U नहीं बदलती, तो डेल्टा U शून्य हो जाता है। तब Q इज इक्वल टू W। यानी जितनी गर्मी दोगे वो सब काम में बदल जाएगी। सही। अच्छा, तो आइसोकोरिक एक और फैंसी शब्द है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम यानी आयतन स्थिर रहता है। अगर बॉक्स का साइज ही नहीं बदल रहा है तो पिस्टन हिलेगा ही नहीं। मतलब कोई काम नहीं होगा। अच्छा, तो W शून्य हो गया। शानदार। देखिए, आप खुद ही इसे डिकोड कर रहे हैं। अगर W शून्य है तो पहला नियम बन जाता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q। यानी दी गई सारी गर्मी सीधे सीधे आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में चली जाती है। बिल्कुल। और एक सबसे दिलचस्प केस है एडियाबैटिक प्रक्रिया। इसमें सिस्टम इतना इंसुलेटेड होता है कि कोई गर्मी अंदर बाहर नहीं जा सकती। मतलब Q इक्वल टू 0। हाँ, Q शून्य है। अगर Q शून्य है तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। इसका मतलब अगर सिस्टम काम करेगा, W पॉजिटिव होगा, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी, मतलब वो ठंडा हो जाएगा।
अरे यही तो होता है जब आप स्प्रे कैन इस्तेमाल करते हैं, वो ठंडा हो जाता है क्योंकि अंदर की गैस तेजी से फैलती है, मतलब काम करती है, और उसे बाहर से गर्मी लेने का टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल सही कनेक्शन। आपने एक प्रैक्टिकल उदाहरण से एडियाबैटिक कूलिंग को समझ लिया। ठीक है, तो पहला नियम ऊर्जा की मात्रा का हिसाब रखता है। लेकिन एक बात मुझे हमेशा खटकती है, मेरी कॉफी हमेशा ठंडी ही क्यों होती है? कमरे की गर्मी कॉफी में जाकर उसे और गर्म क्यों नहीं कर देती? ऊर्जा तो कमरे में भी है। पहला नियम तो इसकी इजाजत देता है, वो तो बस कहता है कि ऊर्जा बराबर रहनी चाहिए। तो फिर प्रकृति में हर चीज एक ही दिशा में क्यों चलती दिखती है? ये थर्मोडायनामिक्स का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा। और इसका जवाब है दूसरा नियम। पहला नियम बताता है कि एनर्जी का हिसाब बराबर रहेगा, लेकिन दूसरा नियम बताता है कि खेल किस दिशा में खेला जाएगा। ये ऊर्जा की गुणवत्ता और प्रक्रियाओं की दिशा का नियम है। ऊर्जा की गुणवत्ता। हाँ, ये कहता है कि गर्मी अपने आप ठंडे से गर्म की ओर नहीं जा सकती। ये कहता है कि हर प्राकृतिक प्रक्रिया में ऊर्जा की उपयोग करने की क्षमता कम होती जाती है। ये एक नया आइडिया है। सोचिए, 100 डिग्री पर भाप में बहुत उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा है जिससे आप टरबाइन चला सकती है। लेकिन जब वो ऊर्जा हवा में फैलकर 25 डिग्री पर आ जाती है तो ऊर्जा की मात्रा तो उतनी ही है, पर अब वो किसी काम की नहीं रही। एग्जैक्टली, उसकी गुणवत्ता घट गई। दूसरा नियम यही कहता है। स्रोत में इसके दो मशहूर कथन हैं। केल्विन प्लैंक का कथन कहता है कि आप ऐसा कोई इंजन नहीं बना सकते जो गर्मी को 100% काम में बदल दे। 100%? हाँ, कुछ न कुछ गर्मी बर्बाद होगी ही। ये ब्रह्मांड का एक मौलिक टैक्स है जिसे आपको चुकाना ही पड़ेगा। और दूसरा क्लॉजियस का कथन है जो मेरे रेफ्रिजरेटर से जुड़ा है। हाँ, क्लॉसियस कहते हैं कि अगर आपको गर्मी को ठंडी जगह से गर्म जगह पे भेजना है, जो कि एक अननेचुरल प्रक्रिया है, तो आपको बाहर से काम करना पड़ेगा। जैसे मेरा फ्रिज करता है। आपका फ्रिज यही करता है। वो बिजली मतलब काम का इस्तेमाल करके अंदर की गर्मी को खींचकर आपके गर्म किचन में फेंक देता है। ये अपने आप नहीं हो सकता। और यहीं पर एंट्रोपी की एंट्री होती है ना? स्रोत इसे अव्यवस्था या डिसऑर्डर का माप कहता है। ये हमेशा मुझे थोड़ा धुंधला सा लगा। अव्यवस्था एक आम सरलीकरण है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया ज्यादा गहरा है। सोचिए, आपके पास 100 सिक्के हैं और आपने उन सबको हेड्स ऊपर करके एक ट्रे में रखा है। ठीक है, बहुत व्यवस्थित। ये एक बहुत ही ऑर्डर वाली मुनज़्ज़म अवस्था है। अब अगर आप उस ट्रे को जोर से हिला दें तो क्या संभावना है कि वे वापस 100 हेड्स पर आ जाएंगे? लगभग शून्य। लगभग 50 हेड 50 टेल। क्यों? क्योंकि अव्यवस्थित होने के तरीके बहुत ज्यादा हैं, जबकि पूरी तरह से व्यवस्थित होने का सिर्फ एक तरीका है। अच्छा, तो ये अव्यवस्था नहीं बल्कि संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी का खेल है। सिस्टम हमेशा उस अवस्था में जाना चाहता है जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा हो। एग्जैक्टली। एंट्रोपी इसी संभावना का माप है। दूसरा नियम कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा ज्यादा संभावित अवस्था यानी ज्यादा एंट्रोपी वाली अवस्था की ओर बढ़ता है। इसीलिए मेरी कॉफी ठंडी होती है। हाँ, क्योंकि गर्मी का पूरे कमरे में फैल जाना, जो कि उच्च एंट्रोपी है, सिर्फ कप के अंदर केंद्रित रहने से कहीं ज्यादा संभावित है। ब्रह्मांड लगातार ज्यादा अव्यवस्थित होता जा रहा है। ये तो काफी बड़ी बात हो गई। चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। स्रोत में एक लगभग मिथिकल चीज का जिक्र है, कार्नो साइकिल या कार्नो इंजन। हाँ, कार्नो इंजन। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन ये हमेशा किसी काल्पनिक जादुई इंजन जैसा लगता है। असल दुनिया में ये इतना जरूरी क्यों है अगर हम इसे बना ही नहीं सकते? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम इसे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कार्नो इंजन थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया का स्पीड लिमिट है। स्पीड लिमिट? हाँ, ये हमें बताता है कि किन्हीं दो तापमानों के बीच काम करने वाले किसी भी इंजन की अधिकतम संभव एफिशिएंसी क्या हो सकती है। ये वो 100% का स्कोर है जिसे कोई हासिल नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये एक बेंचमार्क है, एक आइडियल जिससे हम अपने असली इंजनों की तुलना करते हैं। इसे क्या चीज इतना स्पेशल बनाती है? इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से रिवर्सिबल प्रक्रियाओं से बना है। इसमें कोई भी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, कोई घर्षण नहीं होता। ये 4 स्टेप्स में काम करता है, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक। और इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला कमाल का है। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TCTH। ये देखने में बहुत सरल है। सरल है पर बहुत शक्तिशाली है। ये कहता है कि एक आदर्श इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करती है, गर्म स्रोत का तापमान TH और ठंडे सिंक का तापमान TC। बस इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंजन पेट्रोल से चल रहा है या डीजल से या उसमें कौन सी गैस है।
सिर्फ तापमान मायने रखता है। ये तो एक जबरदस्त एक हिंटनेस है। हाँ, इसका मतलब है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या तो टीएच को बहुत ज्यादा करो या टीसी को बहुत कम। अच्छा, तो इसीलिए पावर प्लांट में सुपर हीटेड स्टीम मतलब बहुत ज्यादा टीएच का इस्तेमाल होता है और कूलिंग टावर होते हैं टीसी को कम रखने के लिए। अब समझ आया। बिल्कुल। ठीक है, तो इस आइडियल इंजन से अब असल दुनिया की मशीनों पर आते हैं। मेरी कार का इंजन और मेरा फ्रिज। हाँ, और दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हीट इंजन जैसे कार का इंजन का मकसद है गर्मी के प्राकृतिक बहाव का फायदा उठाकर उससे काम निकलवाना। कैसे? गर्मी स्वाभाविक रूप से गर्म जगह मतलब जलते हुए ईंधन से ठंडी जगह मतलब हवा की ओर बहती है। इंजन इस बहाव के रास्ते में खड़ा हो जाता है और उस बहती ऊर्जा का कुछ हिस्सा काम में बदल लेता है। और इसकी एफिशिएंसी होती है WH, यानी हमें कितनी गर्मी के बदले में कितना काम मिला। सही। और रेफ्रिजरेटर ठीक इसका उल्टा करता है। वो गर्मी के बहाव को जबरदस्ती उल्टी दिशा में धकेलता है। एकदम उल्टा। रेफ्रिजरेटर या एसी का मकसद है काम का इस्तेमाल करके गर्मी को एक ठंडी जगह से एक गर्म जगह पर फेंकना। ये आपके फ्रिज के अंदर से गर्मी QC निकालता है और उसे आपके पहले से गर्म किचन में फेंक देता है। और ऐसा करने के लिए उसे बिजली से काम करना पड़ता है। हाँ, इसकी परफॉर्मेंस को एफिशिएंसी से नहीं बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या COP से मापते हैं, जो होता है QCW। यानी दिए गए काम के बदले कितनी गर्मी हटाई गई। बिल्कुल। स्रोत का शॉर्टकट यहाँ बहुत काम का है। इंजन गर्मी से काम और फ्रिज काम से गर्मी का ठंडे से गर्म में ट्रांसफर। ठीक है, तो चलिए सब कुछ संक्षेप में देखते हैं। मान लीजिए कोई श्रोता अभी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। स्रोत में एक बेहतरीन फुल मार्क्स शॉर्टकट सेक्शन है, तो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। सबसे जरूरी बातें क्या हैं? जरूर, चलिए इसे फटाफट समेटते हैं। पहला नियम एनर्जी का बजट है। डेल्टा U = Q+W। साइन का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। ठीक है। काम तभी होता है जब वॉल्यूम बदलता है। अगर वॉल्यूम फिक्स है तो काम शून्य है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम दिशा बताता है। चीजें हमेशा ज्यादा एंट्रोपी की ओर जाती हैं। 100% एफिशिएंसी नामुमकिन है। और कार्नो इंजन? कार्नो इंजन स्पीड लिमिट है। इसकी एफिशिएंसी सिर्फ तापमान पर निर्भर करती है। ईचले = 1 TC/TH और तापमान हमेशा केल्विन में। बहुत जरूरी बात। और आखिर में हीट इंजन और फ्रिज? हीट इंजन गर्मी को काम में बदलते हैं। रेफ्रिजरेटर काम का इस्तेमाल करके गर्मी को उल्टी दिशा में धकेलते हैं। और शुरू में परीक्षा के लिए कुछ खास टिप्स भी हैं। पीवी डायग्राम को समझने पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, 3 मुख्य टिप्स है। पहला, पीवी डायग्राम और सूत्रों को दोस्त बना लो। डायग्राम के अंदर का एरिया किए गए काम को दिखाता है। ये विजुअली समझने में बहुत मदद करता है। दूसरा, किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा U, Q और W की वैल्यू हमेशा अलग-अलग स्टेप बाय स्टेप निकालें। और तीसरा, कार्नो इंजन और फ्रिज के सवालों के लिए हमेशा एफिशिएंसी या COP निकालने के लिए तापमान के रेशियो वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। ये सबसे तेज तरीका है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने थर्मोडायनामिक्स की गहराई से पड़ताल की। हमने एक साधारण कॉफी के कप से शुरू किया और ब्रह्मांड के नियमों तक पहुंच गए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये सिर्फ किताबी सूत्र नहीं है। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि हमारी दुनिया कैसे चलती है, हमारी कार क्यों चलती है, हमारा फ्रिज कैसे ठंडा करता है और हमारी कॉफी हमेशा ठंडी क्यों हो जाती है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। हमने बात की कि दूसरे नियम और बढ़ती एंट्रोपी को अक्सर समय का तीर मतलब एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। ये भौतिकी का एकमात्र नियम है जो अतीत और भविष्य में फर्क करता है। ये बताता है कि समय एक ही दिशा में क्यों बहता है। हाँ, अगर ब्रह्मांड लगातार ज्यादा अव्यवस्थित, ज्यादा एंट्रोपी वाली अवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अतीत में ये जरूर बहुत ज्यादा व्यवस्थित, बहुत कम एंट्रोपी वाली अवस्था में रहा होगा। मतलब बिग बैंग के समय। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग इतनी अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित अवस्था में क्यों हुई? ये भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। नमस्कार। आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स की एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जो हमारे चारों ओर है, पर हम अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते। सोचिए एक झूले के बारे में जो हमेशा बिना रुके एक ही लय में झूलता रहे, या एक गिटार का ताल जिसे छेड़ने पर उसकी धुन कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल। हम आज इसी आदर्श, इसी काल्पनिक दुनिया से अपनी बातचीत शुरू करेंगे जहां हर चीज एक परफेक्ट रिदम में चलती है।
और फिर हम धीरे धीरे इसमें असल दुनिया की हकीकतें शामिल करेंगे, जैसे हवा की रुकावट और भारी धक्के, और देखेंगे कि कैसे ये खूबसूरत सा सिद्धांत एक शक्तिशाली और कभी-कभी विनाशकारी हकीकत में बदल जाता है। जिसे हम अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। हाँ, चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस परफेक्ट दुनिया की नींव क्या है? इसे भौतिकी में कहते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? सुनने में तो बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत ही सरल है। आप ऐसे सोचिए कि प्रकृति में हर चीज को एक बैलेंस पसंद है। संतुलन। हाँ, संतुलन। तो जब भी कोई चीज अपनी उस संतुलन की स्थिति में होती है और आप उसे छेड़ते हैं, तो एक बल पैदा होता है जो उसे वापस वहीं लाना चाहता है। एसएचएम बस इसी वापसी के बल का, कह सकते हैं, गणित है। और इसका सबसे सुंदर समीकरण है F = -kx। F = -kx। मुझे स्कूल के दिन याद आ गया। F मतलब बल, x मतलब विस्थापन, अपनी जगह से कितना हटे। लेकिन ये k और वो माइनस का निशान, वो क्या है? k तो बस उस चीज की अकड़ या कठोरता है, जैसे स्प्रिंग कितनी सख्त है। हाँ। पर असली जादू उस माइनस के निशान में है। अच्छा। हाँ, वो कहता है तुम मुझे जिस भी दिशा में खींचोगे, मैं तुम्हें ठीक उसकी उल्टी दिशा में खींचूंगी। अगर आप स्प्रिंग को दाईं ओर खींचते हैं तो वो आपको बाईं ओर खींचेगी। मतलब हमेशा वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्प्रिंग के बारे में नहीं है, ये प्रकृति का एक बहुत ही मूलभूत नियम है। जहां भी संतुलन है, उसे छेड़ने पर एक वापसी का बल पैदा होता है। एसएचएम की पूरी कहानी कहता है x of t = a cos ωt + phi। पहली बार देखने में ये डरावना लग सकता है। हाँ, इसमें बहुत सारे ग्रीक अक्षर हैं, a, ओमेगा, फाई। असल में ये हमें क्या बता रहे हैं आसान भाषा में? इसे ऐसे समझिए कि यह किसी भी झूलती हुई चीज का जीपीएस एड्रेस है। अच्छा। ए यानी एम्पलीट्यूड हमें बताता है कि वो अपनी बीच की स्थिति से ज्यादा कितनी दूर जा सकता है, मतलब झूले का सबसे ऊंचा पॉइंट। ठीक है। ओमेगा यानी कोणीय आवृत्ति उसकी रफ्तार है। अगर ओमेगा ज्यादा है तो झूला तेजी से आगे पीछे होगा। और फाई, जिसे फेज कहते हैं, वो बस शुरुआती पॉइंट है। मतलब जब हमने घड़ी देखना शुरू किया तो झूला कहाँ पर था। तो इन 3 चीजों से आप किसी भी पल बता सकते हैं कि वो वस्तु ठीक कहाँ होगी। एग्जैक्टली। ये तो हुई सिद्धांत की बात। इसे असल में काम करते हुए देखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण शायद वही होगा जो हम सबने स्कूल में देखा है, एक स्प्रिंग से लटका हुआ ब्लॉक। उसके बारे में क्या खास है? वो एक आदर्श उदाहरण है, क्योंकि उसमें हम एसएचएम के एक और जरूरी पहलू को देख सकते हैं, आवर्तकाल या टाइम पीरियड। एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय। हाँ, इसका सूत्र है T = 2π√mk। ये हमें सीधे सीधे बताता है कि समय सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करता है, ब्लॉक का वजन m और स्प्रिंग की कठोरता k। मतलब अगर ब्लॉक भारी है तो वो धीरे धीरे झूलेगा, और अगर स्प्रिंग बहुत सख्त है तो वो तेजी से झूलेगा। ये तो काफी सहज बात लगती है ना? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने उसे शुरू में कितना खींचा था। सच में? हाँ, चाहे आप उसे 2 सेंटीमीटर खींचे या 10 सेंटीमीटर, एक चक्कर पूरा करने में उसे उतना ही समय लगेगा। यही वजह है कि जो पुरानी पेंडुलम वाली घड़ियां होती थीं, वो इतना सटीक समय बताती थीं। मुझे हमेशा से इसमें ऊर्जा वाली बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि इस आदर्श सिस्टम के अंदर ऊर्जा एक जादू की तरह है। वो कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती रहती है, कभी गति में तो कभी स्प्रिंग के खिंचाव में। ये कैसे काम करता है? ये एसएचएम का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कुल ऊर्जा जो ½ के a² के बराबर होती है, वो हमेशा स्थिर रहती है। हमेशा? हमेशा। जब आप स्प्रिंग को खींचकर एकदम अंतिम छोर पर ले जाते हैं तो ब्लॉक एक पल के लिए रुक जाता है। उस पल उसमें कोई गति नहीं होती, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी शून्य होती है। सारी की सारी ऊर्जा स्प्रिंग के खिंचाव में जमा हो जाती है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और फिर जब वो वापस अपनी बीच वाली, वो जो संतुलन की स्थिति है, वहां से गुजरता है, तब स्प्रिंग ना तो खिंची होती है और ना ही दबी हुई, तो स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। उस समय ब्लॉक की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है और सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऊर्जा एक पिंग पोंग मैच की तरह है। बिल्कुल सही कहा, जो लगातार स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बीच उछलती रहती है, लेकिन मैदान के अंदर कुल ऊर्जा हमेशा उतनी ही रहती है। लेकिन एक मिनट, असल दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। कोई भी झूला हमेशा के लिए नहीं झूलता, वो आखिर में रुक ही जाता है। सही बात है। गिटार के तार की आवाज भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो ये परफेक्ट ऊर्जा कहाँ चली जाती है? यहाँ हम अपनी आदर्श काल्पनिक दुनिया से निकलकर असल दुनिया में कदम रखते हैं। और असल दुनिया में एक विलेन है,
घर्षण या फ्रिक्शन। हवा का प्रतिरोध। हवा का प्रतिरोध, सतह का घर्षण, ये सब सिस्टम से धीरे धीरे ऊर्जा चुराते रहते हैं। इसी को हम अवमंदन या डैम्पिंग कहते हैं। तो डैम्पिंग की वजह से दोलन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्या इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ, और ये प्रकार हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आते हैं। 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है अंडरडैम्प्ड, जिसमें दोलन तो होता है लेकिन उसका आयाम धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे गिटार का तार। बिल्कुल। दूसरा है ओवरडैम्प्ड, जिसमें सिस्टम इतना धीरे धीरे संतुलन में लौटता है कि वो एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाता, जैसे कुछ भारी दरवाजों पर लगा हाइड्रोलिक क्लोजर जो दरवाजे को धड़ाम से बंद होने से रोकता है। और तीसरा सबसे दिलचस्प है क्रिटिकली डैम्प्ड। ये वो गोल्डीलॉक्स स्थिति है जहां सिस्टम बिना दोलन किए सबसे तेजी से अपनी संतुलन स्थिति में वापस आता है। तो इसका मतलब क्रिटिकली डैम्प्ड होना हमेशा सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि चीज सबसे जल्दी संतुलन में लौट आती है। या क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जहां हम जानबूझकर अंडरडैम्प्ड या ओवरडैम्प्ड सिस्टम चाहें? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में, जैसे कार के सस्पेंशन में, क्रिटिकली डैम्प्ड ही लक्ष्य होता है, ताकि कार उछलती ना रहे। हाँ, आप चाहते हैं कि गड्ढे का झटका तुरंत खत्म हो जाए, न कि आपकी कार उसके बाद भी ऊपर नीचे उछलती रहे। मेरी पहली पुरानी कार का सस्पेंशन शायद ओवरडैम्प्ड था। वो गड्ढे में जाने के बाद बहुत धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आती थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी कुर्सी से उठ रहा हो। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए आप एक मैकेनिकल घड़ी बना रहे हैं, तो आप अंडर डैम्पिंग चाहेंगे ताकि पेंडुलम ज्यादा से ज्यादा देर तक चलता रहे। तो ये जरूरत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो डैम्पिंग यानी ऊर्जा का खत्म होना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि झूला चलता रहे तो हमें उसे धक्का देना पड़ता है। यहीं से शायद फोर्स्ड एसएचएम का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। डैम्पिंग के प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें बाहर से लगातार ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी को प्रणोदित दोलन या फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। झूले को सही समय पर धक्का देना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और यहीं से जब हम बाहरी बल और सिस्टम की अपनी प्राकृतिक लय के बीच के रिश्ते को समझते हैं, हम भौतिकी की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक पर पहुंचते हैं। अनुनाद, रेजोनेंस। मैंने सुना है कि ये इतना शक्तिशाली हो सकता है कि पुल तक गिरा सकता है। हाँ, ये सच है। अनुनाद तब होता है जब आप बाहरी बल ठीक उसी आवृत्ति पर लगाते हैं जो उस वस्तु की अपनी प्राकृतिक आवृत्ति है। मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। हाँ, जब ये दोनों आवृत्तियां मिल खा जाती हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण अविश्वसनीय रूप से कुशल हो जाता है। हर धक्का ठीक उस पल लगता है जब सिस्टम ऊर्जा लेने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। झूले वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो अगर आप झूले को गलत समय पर धक्का देंगे तो कुछ खास नहीं होगा, शायद झूला रुक भी जाए। लेकिन अगर आप हर बार ठीक उसी समय पर धक्का दें जब झूला आपकी तरफ वापस आकर सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचता है, तो बहुत कम बल लगाने पर भी झूला बहुत ऊंचा जाने लगता है। हर धक्का पिछले धक्के की ऊर्जा में जुड़ता जाता है और आयाम मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ता ही चला जाता है। यही अनुनाद है। ये तो इसका मजेदार रूप हुआ, लेकिन इसका विनाशकारी रूप, वो पुलों पर सैनिकों के मार्च करने वाला उदाहरण बहुत मशहूर है। वो उदाहरण इसकी गंभीरता को दिखाता है। हर पुल, हर इमारत की अपनी एक या एक से ज्यादा प्राकृतिक आवृत्तियां होती हैं जिन पर वो कांप सकती है। अच्छा। अगर सैनिकों के कदम ताल की आवृत्ति उस पुल की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खा जाए तो पुल में इतने बड़े दोलन पैदा हो सकते हैं कि उसकी संरचना उस तनाव को झेल ना पाए और वो ढह सकता है। इसीलिए सैनिकों को पुल पार करते समय कदम ताल तोड़ने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल। ये तो इसका विनाशकारी रूप हुआ। लेकिन अनुनाद का इस्तेमाल तो हम रोज अच्छी चीजों के लिए भी करते हैं ना? यकीनन। अनुनाद एक 2-धारी तलवार है। माइक्रोवेव ओवन अनुनाद के सिद्धांत पर ही काम करता है। वो कैसे? माइक्रोवेव की आवृत्ति पानी के अणुओं की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति से मेल खाती है, जिससे वे तेजी से कंपन करते हैं और खाना गर्म हो जाता है। अच्छा। रेडियो का ट्यूनर भी यही करता है। हवा में हजारों रेडियो स्टेशन की तरंगे होती हैं, लेकिन आप अपने रेडियो को एक खास आवृत्ति पर ट्यून करते हैं जो उस स्टेशन की आवृत्ति से मेल खाती है और सिर्फ वही स्टेशन आपको सुनाई देता है। और मेडिकल साइंस में एमआरआई? हाँ, एमआरआई मशीनें भी शरीर में हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक के साथ अनुनाद का उपयोग करके ही शरीर की विस्तृत तस्वीरें बनाती हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक आदर्श दुनिया से शुरुआत की जहां ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, फिर हमने डैम्पिंग को समझा जो असल दुनिया की एक सच्चाई है, और आखिर में हमने रेजोनेंस को देखा जो बाहरी बल लगाकर उस आदर्श स्थिति को फिर से पाने या उससे भी आगे जाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और मुख्य बात यह है कि दोलन सिर्फ भौतिकी की किताबों का एक विषय नहीं है, ये हमारे चारों ओर है। ये समझना कि कैसे आवृत्ति, बल और ऊर्जा एक दूसरे से जुड़े हैं हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ गगनचुंबी इमारतें भूकंप में सुरक्षित रहती हैं, संगीत वाद्यंत्र कैसे काम करते हैं, और एक बच्चे को झूले पर सबसे ऊंचा कैसे झुलाना है। हाँ। ये किसी भी कंपन वाली प्रणाली का विश्लेषण करने का एक तार्किक तरीका है।
पहले उसकी प्राकृतिक लय को समझो, फिर देखो कि ऊर्जा कैसे बदल रही है, और अंत में पहचानो कि क्या कोई बाहरी बल या घर्षण काम कर रहा है। आपने कहा कि डैम्पिंग यानी घर्षण ऊर्जा को कम करता है और रेजोनेंस में ऊर्जा लगातार बढ़ती है। इसका मतलब असल दुनिया में डैम्पिंग की वजह से रेजोनेंस उतना खतरनाक नहीं हो पाता होगा। एकदम सही। डैम्पिंग अनुनाद के शिखर को, उसके पीक को दबा देता है, उसे एक सीमा के अंदर रखता है। बिना किसी डैम्पिंग के अनुनाद पर आयाम सैद्धांतिक रूप से अनंत तक पहुंच सकता है। डैम्पिंग एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार सोचने पर मजबूर करता है। अगर अनुनाद ऊर्जा के अधिकतम हस्तांतरण का सबसे कुशल तरीका है और अववंदन यानी डैम्पिंग उस कुशलता को कम करता है, तो इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग में हमेशा एक संतुलन बनाना पड़ता होगा। हमेशा। यह डिजाइन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जैसे आप एक ऐसी रेस कार बनाना चाहते हैं जिसका इंजन अधिकतम पावर दे, यानी कम से कम घर्षण और ऊर्जा की हानि हो, लेकिन साथ ही आप ये भी नहीं चाहते कि इंजन की कंपन कार के चेसिस की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खा जाए और पूरी कार अनुनाद के कारण बिखर जाए। एक तरफ हमें कम डैम्पिंग चाहिए ताकि सिस्टम कुशल हो, और दूसरी तरफ हमें ज्यादा डैम्पिंग चाहिए ताकि वो विनाशकारी अनुनाद से बचा रहे। ये तो डिजाइन और सुरक्षा के बीच एक निरंतर दुविधा की तरह लगता है। यही इंजीनियरिंग की कला है। एक ऐसी प्रणाली बनाने में क्या चुनौतियां आती होंगी जिससे अत्यधिक कुशल, कम अवमंदन होने के साथ साथ विनाशकारी अनुनाद से सुरक्षित अधिक अवमंदन भी रखना हो। हर फैसले का एक फायदा और एक नुकसान है। ये सिर्फ भौतिकी नहीं, बल्कि समझौता और संतुलन का दर्शन है, जिसे इंजीनियरों को हर रोज अपनी डिजाइन में हल करना पड़ता है।